हेलो। आज हम सेल बायोलॉजी के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और उसके इंट्रोडक्शन से संबंधित चर्चा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। जो हमारे अध्ययन के बिंदु रहेंगे आज के इस व्याख्यान में, उनमें सबसे पहले जो सेल बायोलॉजी है उसके और साइटोलॉजी के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो अध्ययन का हमारा बिंदु रहेगा वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड रहेगा। तीसरा बिंदु हमारा जो डाइवर्सिटी है शेप में और साइज़ में सेल्स की, उसको हम अध्ययन करेंगे। और चौथा बिंदु जो लिविंग वर्ल्ड है, इसके जो दो क्लासेस हैं, दो सब डिवीज़न हैं, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो शब्द है साइटोलॉजी, इसको हम अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ये साइटोलॉजी शब्द जो है एक ग्रीक शब्द है और ये दो शब्द काइटोस और लोगोस इनसे मिलकर के बना हुआ है। काइटोस का अर्थ होता है वेसल और सेल, जबकि जो लोगोस है इसका अर्थ है ए डिस्क्लोजर और द स्टडी। तो जब हम दोनों इन शब्दों को साथ में रखते हैं, काइटोस और लोगोस का, तो इसका अर्थ निकलता है द स्टडी ऑफ सेल्स, और इसी को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइटोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो ये जो साइटोलॉजी है इसके अंतर्गत हम सेल की जो स्ट्रक्चर्स है उसको स्टडी करते हैं, जबकि जो सेल बायोलॉजी है इसके अंतर्गत हम सेल की स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन, सेलुलर फिजियोलॉजी, सेल के केमिकल कंपोजिशन और जो हेरिडिटी है उसके केमिकल और फिजिकल बेसिस का भी हम अध्ययन करते हैं। एक बार फिर से हम यहाँ इसके डिफरेंस जो है साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, इसको समझ लेते हैं। साइटोलॉजी में हम केवल कोशिकाओं की संरचनाओं से संबंधित अध्ययन करते हैं, अर्थात ये जो शब्द है ये एक लिमिटेड मीनिंग के अंदर उपयोग में आता है, जबकि जो सेल बायोलॉजी है ये एक उन्नत शब्द है, ये एक प्रोग्रेसिव वर्ड है और इसके अंतर्गत हम सेल की स्ट्रक्चर के साथ साथ जो सेलुलर फिजियोलॉजी है, जो सेल के केमिकल कंपोजिशन है और हेरिडिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स का भी यहाँ पर अध्ययन करते हैं। हम सेल के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को जब देखते हैं तो इसमें जो सबसे पहला जो खोज का काम है कोशिकाओं का, उसका श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, और इन्होंने अपने खुद के द्वारा सृजित एक माइक्रोस्कोप के अंदर जो कॉर्क की कोशिकाएं हैं, जो कॉर्क का ट्रांसफर सेक्शन है, उसको अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उनको उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कोष्ठ नुमा संरचनाएं उनको दृष्टिगत हुई और वो संरचनाएं उनकी स्मृति में जो मॉन्क्स के रहने के जो कोष्ठ होते थे उनके जैसे दिखाई दी, और उन मॉन्क के रहने के जो रूम्स हैं उनको सेल कहा जाता था, और इसीलिए उन संरचनाओं के लिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल शब्द का गठन किया। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने चूँकि कॉर्क के अंदर इन संरचनाओं को देखा, तो ये कॉर्क जो है वो एक मृत कोशिकाओं का समूह था, और बेसिकली जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने जीवित कोशिकाओं को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने कॉर्क की जो सेल्स थी, मृत कोशिकाओं को ही अवलोकन कर पाए थे, और उसमें भी जो कोशिका भित्ति थी वो बची हुई थी, केवल उसी को वो देख पाए थे। और उन्होंने ये कहा था कि ये एक परफोरेटेड और एक पोरस
स्ट्रक्चर है जो बहुकोष्ठिकी है और उनको वो कोष्ठ जो है दिखाई दिए थे। रॉबर्ट हुक का हम जीवन वृत्त देखें तो इनका जन्म जो है 28 जुलाई 1635 को इंग्लैंड में हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 3 मार्च 1703 में हुई। इनकी जो नेशनलिटी है वो इंग्लिश थी, मैंने आपको बताया था शुरू में ही। इनका संबंध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था और ये एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। बायोलॉजी में यानी सेल की कोशिकाओं की खोज से संबंधित हम इनके खोज को यहाँ समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनकी पकड़ फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों पर भी थी और इन्होंने अनेक प्रकार की खोज फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में और रासायनिकी के क्षेत्र में की। अब यहाँ देखिए, ये जो रॉबर्ट हुक है इनकी खोज से संबंधित इतनी सारी जानकारियाँ इस स्लाइड में दी हुई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक जो है एक प्रकृति दार्शनिक थे, उसके साथ साथ वो आर्किटेक्ट के रूप में भी इंग्लैंड के अंदर प्रसिद्ध थे और वो एक पॉलीमैथ यानी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने इंग्लैंड के अंदर जो लंदन है उस लंदन शहर के आर्किटेक्चर से संबंधित बहुत सारा काम किया था और उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स अभी भी लंदन के अंदर जो रॉबर्ट हुक है उनके द्वारा बनाई हुई अभी इस समय विद्यमान है। और एलन चैपमैन, इन्होंने रॉबर्ट हुक को इंग्लैंड का लियोनार्डो करके संज्ञा दी। इन्होंने एक ग्रेगोरियन टेलीस्कोप का भी सृजन किया जिससे मंगल और बृहस्पति ग्रहों को इन्होंने अपनी उस टेलीस्कोप से देखा। इसके साथ साथ इन्होंने 1665 में जब ये कोशिकाओं के ऊपर यानी मैंने आपको बताया था कॉर्क की कोशिकाओं पर जब ये काम कर रहे थे तो उसके साथ ही उन्होंने एक माइक्रोग्राफिया करके पुस्तक भी लिखी और उस माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर जितनी अपनी जानकारी थी कोशिकाओं से संबंधित उसको संग्रहित किया। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जो विकासवाद का सिद्धांत है उसके प्रणेता के रूप में हम चार्ल्स डार्विन को जानते हैं, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है इसका जो पहला काम है उसका श्रेय रॉबर्ट हुक को दिया जा सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने अपवर्तन के सिद्धांत को भी प्रस्तावित किया और प्रकाश की जो वेव थ्योरी है इस वेव थ्योरी के प्रणेता के रूप में भी इनको जाना जा सकता है। साथ में आइजैक न्यूटन के द्वारा जो ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया गया उस ग्रेविटी के कंसेप्ट का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसको देने के काफ़ी नज़दीक ये रॉबर्ट हुक पहुंच गए थे और इन्होंने इसके लिए एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया था। रॉबर्ट हुक ने इस ग्रेविटी के सिद्धांत के आधार पर यह बताया कि जो प्लैनेट्स हैं उनके मोशन को इस ग्रेविटी के द्वारा गवर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ये यहाँ पर आप रॉबर्ट हुक के जो माइक्रोस्कोप है इसको यहाँ देख सकते हैं। एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप है और इस माइक्रोस्कोप में ही रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क का अनुप्रस्थ काट है उसको रख करके और कोशिकाओं का स्ट्रक्चर देखा था। ये जो सेल शब्द है मैंने आपसे बताया कि ये मॉन्क्स के रहने के जो रूम्स थे उससे लिया हुआ है और वो जो शब्द है सेल उसका वो सेल एक सेला शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है होलो कैविटी। ये जो इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रॉबर्ट हुक की ड्राइंग है
जो उन्होंने कॉर्क सेल के अंदर देखी, और इन्होंने अपने शब्दों में लिखा, रॉबर्ट हुक ने, आई कुड एक्सीडिंगली प्लेनली परसीव इट टू बी ऑल परफोरेटेड एंड पोरस कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रेट मैनी लिटिल बॉक्सेस, यानी बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर के ये कॉर्क की स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब यहाँ तक हम देख रहे थे जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने मृत कोशिकाओं को देखा, और जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय रॉबर्ट हुक को नहीं जाता है। तो जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है वो एक बिजनेसमैन थे, और साथ में खुद के अध्ययन के द्वारा, खुद के वैज्ञानिक कार्यों के द्वारा वो एक बड़े वैज्ञानिक बन सके। ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इनका जन्म हॉलैंड में हुआ, यानी ये एक डच इनकी नागरिकता थी, और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से, यानी जो सूक्ष्म जैविकी है उसके पितामह के नाम से इनको जाना जाता है। और ये अपने समय के एक ग्रेट माइक्रोस्कोपिस्ट के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इन्होंने 500 से ज़्यादा माइक्रोस्कोप्स को निर्मित किया। ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा बनाए हुए कुछ माइक्रोस्कोप्स हैं जो यहाँ दिखाए हुए हैं। और जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, इनका एक स्टेटमेंट यहाँ नीचे है, इसको मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरा काम जो मैंने लंबे समय तक आनंद से किया, किसी और की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि मेरी ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी, जो कि किसी अन्य व्यक्ति से अधिक थी। यानी इन्होंने अपनी प्रशंसा के लिए ये कार्य नहीं किए, चूँकि ये एक कपड़ा व्यवसायी थे और कपड़े की परख के लिए ये कई प्रकार के लेंसेज यूज़ करते थे, और उन्हीं लेंस के कारण से जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने बारिश के पानी में, तालाब के पानी में अनेक प्रकार के जो जीव है उनका अवलोकन किया, उनका अध्ययन किया, और उनको अपनी जो पुस्तकें थी, अपने जो पत्र थे, अपनी जो डायरी थी, उनमें संकलित करते चले गए। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, इनको जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है, इसका फेलो मनोनीत किया गया इनके कार्यों के लिए। और ये जो हॉलैंड है या नीदरलैंड है, उनकी नीदरलैंड की जो गोल्डन एज थी साइंस और टेक्नोलॉजी, उस समय के ये एक महान वैज्ञानिक हैं। और इनका जन्म 24 अक्टूबर 1632 में, जो नीदरलैंड जो अभी नाम से जाना जाता है, जिसका पुराना नाम हॉलैंड है, उसके एक बहुत सुंदर खूबसूरत शहर डेल्फ में इनका जन्म हुआ। 26 अगस्त 1723 में इनकी मृत्यु हुई, यानी इनका जीवन जो है लगभग 90 साल लंबा था। और इनका जो पूरा नाम है वो है एंटोन फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहॉक। अब यहाँ हम देखते हैं कि इनकी 90 साल की लंबी उम्र में जितना कार्य इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में किया, उससे तकरीबन 372 पत्र इन्होंने रॉयल सोसाइटी को लिखे, और करीब 500 से ज़्यादा माइक्रोस्कोप्स का इन्होंने निर्माण किया। 1680 के अंदर इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो मनोनीत किया, और इनका कार्य जो है इतना पॉपुलर था कि उस समय में रशिया के जो किंग हैं, रशियन किंग पीटर द ग्रेट, पीटर द ग्रेट उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन वो पब्लिक में उनसे नहीं मिलना चाहते थे। तो पानी के रास्ते से उन्होंने एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक से मुलाकात की, और उनके बनाए हुए माइक्रोस्कोप्स को देख करके पीटर द ग्रेट इनको बहुत अच्छा लगा। ये कुछ इमेजेस हैं। ये एक इमेज है जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा बनाई हुई है। ये जो इमेज है,
ये एक वर्षीय एश ट्री है, उसका एक सेक्शन कटा हुआ है और ये ड्राइंग एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बनाई। यहाँ पर कुछ सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोप में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को दिखते थे, उनके ये ऑब्जर्वेशंस हैं और इन ऑब्जर्वेशंस को एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक्टा एरुडिटोरम में 1682 में प्रकाशित किया था। ये और कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशंस जो कि ल्यूवेनहॉक ने अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए थे। इसमें बैक्टीरिया भी है, इसमें कुछ स्पर्मेटोजोआज भी हैं और कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इन सारे ऑर्गेनिजम्स को एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने एनिमलक्यूल्स का नाम दिया। क्या नाम दिया इनको? एनिमलक्यूल्स। यानी जितने भी जो प्रोटोजोआ, जो बैक्टीरिया, जो स्पर्मेटोजोआ जो पानी के अंदर रहते थे, जिनको कि अवलोकन विजुअलाइजेशन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, उन सब को एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने एनिमलक्यूल्स का नाम दिया। अब ये कुछ शुरुआती जो पत्राचार एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉयल सोसाइटी के बीच में हुआ था, उसमें से एक पत्र जो 1676 में ल्यूवेनहॉक को भेजा गया रॉयल सोसाइटी से, वो उनकी लगभग मजाक उड़ाते हुए लिखा गया। ल्यूवेनहॉक ने जब रॉयल सोसाइटी को लिखा कि उन्होंने पानी के अंदर कई इस प्रकार के जीव जो है उनको देखा जिनके हॉर्न्स होते हैं और उनमें गति होती है, उनमें मूवमेंट होता है। तो रॉयल सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने उसकी मजाक उड़ाई और उन्होंने कहा कि आपने इन जीवों को देखा है, इन जीवों के लिए हम आपको बधाई देते हैं, आपके जीव बहुत अच्छे से पानी में रहे और आपने जो पत्र हमको भेजा है उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन इसके 4 वर्षों के बाद ही जब रॉयल सोसाइटी को इनके कार्यों की महत्ता समझ में आई, तो इसी रॉयल सोसाइटी ने उनको अपना फेलो मनोनीत किया। तो अब हम यहाँ पर समरी के रूप में जो ल्यूवेनहॉक है उनके कार्यों को देख सकते हैं कि इन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। यानी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवित कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। इन कोशिकाओं को इन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया और ये जो कोशिकाएं थी इनमें ज़्यादातर प्रोटिस्ट थी, उनके ऊपर हॉर्न्स थे और जो जिन हॉर्न्स की उन्होंने बात करी थी, बेसिकली ये हॉर्न्स उन जीवों के सीलिया हुआ करते थे। और ये जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, इनका कार्य जो है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, मतलब 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ बात कर सकते हैं। पहला ये कि ये माना जाता था इनसे पहले कि जो जीवित कोशिकाएं हैं वो निर्जीव पदार्थों से निर्मित होती है। तो ये जो कंसेप्ट था ये ल्यूवेनहॉक की इन डिस्कवरीज के बाद चेंज हो गया और इसमें ये हुआ कि जो कोशिकाएं बनती है वो पहले से उपस्थित सजीव कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त कई बार जो सड़ने की जो प्रक्रिया है, गलने की जो प्रक्रिया है, वो उसके बारे में कोई समझ नहीं थी। लेकिन ल्यूवेनहॉक के कार्यों से ये पता लगा कि जो सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं वो वस्तुओं के सड़ने और गलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब कोशिकाओं के हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के बाद एक बड़ी लैंडमार्क डिस्कवरी जो है वो कोर्टी के द्वारा की गई 1742 में। 1742 से पूर्व ये माना जाता था कि जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं इन कोशिका भित्ति या जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक अवकाश या रिक्त स्थान होता है। लेकिन कोर्टी ने ये बताया कि ये रिक्त स्थान नहीं है, इसके स्थान पर कोशिकाओं के अंदर एक रस या लिक्विड भरा हुआ होता है और इस रस, लिक्विड या इस जेल को कोर्टी ने प्रोटोप्लाज्म
नाम दिया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खोज कोशिकाओं से संबंधित 1831 में केंद्रक या न्यूक्लियस इसकी डिस्कवरी है और इसका श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। इन्होंने ट्रेडिस्किंस या प्लांट के अंदर केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया और इन्होंने ये बताया कि ये केंद्रक एक यूनिवर्सल सभी कोशिकाओं में उपस्थित होने वाली संरचना है। 1844 के अंदर केलिकर ने एक फाउंडेशन रखा कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये इसका फाउंडेशन था और इस कंसेप्ट को जो रुडोल्फ विर्शो थे इन्होंने कंफर्म किया और इसके लिए एक लैटिन इडियम या फ्रेज ओमनिस सेल्यूली ए सेल्यूला, यानी जो कोशिकाएं हैं ये पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती है, ये कंसेप्ट दिया और आगे चल कर के ये पॉइंट जो कोशिका सिद्धांत है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। ये रॉबर्ट ब्राउन है, मैंने आपको बताया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और ये शब्द जो है न्यूक्लियस ये भी इन्होंने कॉइन किया और इन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस जो है वो कोशिका का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसका भाग है। अब हम जो कोशिका सिद्धांत है इस कोशिका सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। 3 वैज्ञानिक उनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान है कोशिका सिद्धांत को देने के लिए। इसमें जो पहले वैज्ञानिक हैं वो हैं मिथियस शेल्डन, दूसरा नाम है थियोडोर स्वॉन और तीसरा नाम है रुडोल्फ विर्शो। जो मिथियस शेल्डन है ये एक बॉटनिस्ट थे और 1838 के अंदर इन्होंने ये बताया कि जितने भी पादप हैं ये पादप कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। फिर 1839 के अंदर जो थियोडोर स्वैन हैं इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स हैं, ये एक जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी कोशिकाओं से ही बनते हैं, यानी एनिमल्स की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल होती है। ये जानकारी थियोडोर स्वैन ने दी। और जो रुडोल्फ विर्शो है, मैंने आपको पूर्व में बताया था 1855 में इन्होंने कंसेप्ट दिया कि जो नई कोशिकाएं हैं ये पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो शेल्डन है उन्होंने प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स है उनकी वो कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ये जानकारी दी। जो स्वॉन है इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स है वो कोशिकाओं से बने होते हैं और रुडोल्फ विर्शो इन्होंने ये बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं फिर से एक समरी के रूप में कि जो शेल्डन और स्वॉन हैं इन्होंने प्लांट्स और एनिमल सेल्स इनके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है ये जानकारी दी। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि ये जो सारी लिविंग थिंग्स है वो कोशिकाओं से बनी होती है और वो उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और रुडोल्फ विर्शो इसका मैंने बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से या प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो इन कंसेप्ट्स को लेकर के जो सेल थ्योरी है उसका प्रादुर्भाव हुआ। अब हम सेल थ्योरी के जो बिंदु हैं एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो 3 वैज्ञानिक हैं हमें ये पता होना चाहिए, उनका योगदान है शेल्डन, स्वॉन एंड विर्शो। जो पहला पॉइंट है सेल थ्योरी का वो ये है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, यानी जितनी भी जो लिविंग थिंग्स है वो कोशिकाओं से बनती हैं। दूसरा जो बिंदु है इसका सेल थ्योरी का कि जो सेल्स है कोशिकाएं हैं वो किसी भी लिविंग थिंग की स्ट्रक्चरल
और फंक्शनल यूनिट होती है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा जो बिंदु है कि जो कोशिकाएं हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा, यानी नई कोशिकाएं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा बनती है। जो चौथा बिंदु है सेल थ्योरी का कि जितनी कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है और उनका जो मेटाबॉलिज्म है, लगभग सभी कोशिकाओं का ये मेटाबॉलिज्म और उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक जैसा होता है, एक समान होता है। जो पांचवा और अंतिम बिंदु है कोशिका सिद्धांत का वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए क्रिया कर पाता है क्योंकि उसके अंदर जो उपस्थित कोशिकाएं हैं वो आपस में अंतर क्रियाएं करती है और कोशिकाएं अपनी खुद की एक्टिविटीज़ करती है। तो पांचवा बिंदु क्या हुआ? ऑल ऑर्गेनिज्म फंक्शन बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल्स। तो जो सेल थ्योरी है इसके 5 बिंदु हो गए। पहला बिंदु कि सभी ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। ये कोशिकाएं उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाइयाँ होती है। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। सभी कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म और उनका केमिकल कंपोजिशन एक समान होता है और कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए फंक्शंस क्रियाशील होते हैं कि उनकी कोशिकाएं सक्रिय होती हैं और कोशिकाएं आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अब 1665 से लेकर के अब तक वो जो पहली खोज थी उससे लेकर के ये जो कोशिका जैविकी है इसमें बहुत अधिक प्रगति हुई है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। और हम देख सकते हैं कि 1665 में पहली बार मृत कोशिकाओं को रॉबर्ट हुक ने देखा और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 1996 में क्लोन के द्वारा डॉली शिप ये बनी और 2004 में टिश्यू इंजीनियरिंग के द्वारा स्किन और बोन ट्रांसप्लांट का कार्य हुआ और 2020 में हम इस क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुके हैं। अब हम जो सेल्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ है इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ उनको देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो एक हायरार्की के रूप में पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, यानी कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, उत्तक से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। दूसरा जो पॉइंट है इसका वो ये है कि ये जो कोशिकाएं हैं अपने आसपास से एनर्जी यानी उनकी क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा अपने आसपास से प्राप्त करती हैं। ये केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करती है, यानी कोशिकाओं के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो है वो निरंतर चलती रहती है। ये समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ये पर्यावरण के जो मैसेजेस हैं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होती है। ये रिप्रोड्यूस करती है, यानी कोशिकाएं अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि कर सकती है। इसमें होम्योस्टेसिस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पाई जाती है और सारी कोशिकाएं जो है उनकी एक कॉमन हिस्ट्री होती है। अब जो कोशिकाएं हैं ये कोशिकाएं अनेक प्रकार के शेप्स या इनके आकार होते हैं और ये आकार अनेक प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि कोशिकाएं जो है उनको अनेक प्रकार के अलग अलग फंक्शंस, उसके लिए कोशिकाएं अपने आप को डिवोट करती है, इसलिए अलग अलग इनके कार्यों की प्रकृति के कारण से इनके जो आकार है वो भिन्न भिन्न होते हैं। और ये जो शेप है ये इसलिए भिन्न होते हैं कि ये इनको अलाउ करती है अपने अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए। कोशिकाओं की साइज़ की हम बात करते हैं तो ये एक स्केल है, इस स्केल पे हम देखते हैं
कि ये नैनोमीटर स्केल पर 0.1 नैनोमीटर में जो एटम परमाणु की बात की जाती है वो उसका साइज होता है, और यहाँ से चल करके जब नैनोमीटर से हम माइक्रोन मीटर तक आते हैं तो जो अधिकांश कोशिकाएं हैं वो 10 माइक्रोन मीटर से 100 माइक्रोन मीटर के बीच में इनका साइज होता है, और इनमें भी मोस्टली जो सेल्स है उनके साइज 2 to 50 माइक्रोन के बीच में होता है। ये देखिए मोस्ट सेल्स 2 to 50 बताया मैंने, या 5 to 50 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है, और जो सबसे छोटी कोशिकाएं हैं उनका जो डायमीटर है वो 0.2 माइक्रोन हो सकता है, और ये कोशिकाएं माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरिया की हो सकती है। जबकि जो सबसे बड़ी कोशिका है ये केओस अमीबा है, उसकी होती है और उसका साइज होता है 1000 माइक्रोन के आसपास। अब इन कोशिकाओं का जो साइज है, ये साइज उनके जो आउटर सरफेस और उनका जो वॉल्यूम है कोशिकाओं का, इसके अनुपात से नियंत्रित होता है। दूसरा, जो इनके सरफेस हैं वो सरफेस, कोशिकाओं के सरफेस जो है वो यानी उनकी सतह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस सतह से कई सारे जो सराउंडिंग से इनको जितना रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट या वो मटेरियल इन सतह से कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं, और उसी सतह से वो जो मटेरियल कोशिकाओं को आवश्यक नहीं है उन कोशिकाओं से उस सतह के माध्यम से ये मटेरियल बाहर की तरफ जाते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया एक अध्ययन का बिंदु हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स भी रहेगा, और ये कंसेप्ट 1925 में शेटन ने इसको दिया था, इस कंसेप्ट को। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी जो न्यूक्लियस के आधार पर शेटन ने जो कोशिकाएं हैं इनको दो प्रकार की बताया था। एक वे कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो एक प्रीलिमिनरी स्ट्रक्चर यानी एक अपूर्ण केंद्रक या केंद्रक नुमा रचना पाई जाती है, उसको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोला। जबकि जिनमें सुविकसित केंद्रक उपस्थित होगा उसको यूकैरियोटिक कोशिकाएं शेटन ने कहा। अब इसमें जो प्रोकैरियोन और यूकैरियोन शब्द है ये इनके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी ये कैरियोन शब्द जो है ये न्यूक्लियस है, प्रो मीन्स अर्ली और यू मीन्स वेल डेवलप्ड। तो जब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो ऐसे केंद्रक को यूकैरियोन कहा, और एक अर्ली या अंडर डेवलप्ड या नॉन डेवलप्ड अगर न्यूक्लियस है तो उसको प्रोकैरियोन शब्द दिया गया। और इसी के आधार पर 1937 में जो लिविंग वर्ड है, इस लिविंग वर्ड को शेटन ने दो सब डिवीज़न में कैटेगराइज किया। जो पहला इसके अंदर सब डिवीज़न है वो है प्रोकैरियोटा, यानी इस डिवीज़न में प्रोकैरियोटा में उन सेल्स को, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, और उनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर ओपनली बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के उपस्थित होता है। उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर जिन सेल्स में प्रेजेंट है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको सब डिवीजन प्रोकैरियोटा में रखा गया। इसके एग्जाम्पल्स हैं माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्कीबैक्टीरिया, मिक्सोबैक्टीरिया, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स, जैसा इसमें मैंने बताया कि इनका न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं एल्गी, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स है यहाँ हम देखते हैं इसके अंदर
न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसके अंदर एक बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल, वो प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनेल्स जो है इसमें जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित नहीं होते हैं। तो यू मीन्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने पहले आपको बताए। यू मीन्स ट्रू, वेल डेवलप्ड, प्रो मीन्स अर्लियर, कैरियन मीन्स कर्नेल या न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल मीन्स मिनी ऑर्गन्स। एक बार फिर से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स है उनके डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के मध्य में। जो इनका साइज है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का छोटा होता है, सिंपल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का साइज बड़ा होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लियस में उपस्थित नहीं होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ओपनली साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है और जो रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है उससे बिल्कुल सेपरेटेड न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित रहेगा न्यूक्लियर मटेरियल। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, फिर भी एक एक एग्जांपल देखते हैं। जो प्रोकैरियोट्स है उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोट में प्लांट, एनिमल, फंजाई एटसेट्रा इसमें आते हैं। यूकैरियोट्स जो है इनके अंदर 2-3 और डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं। एक कैरेक्टर होता है कि यूकैरियोटिक जो सेल्स है इसमें एक प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, यानी एक पूरी कोशिकाओं के अंदर एक कोशिका कंकाल नुमा रचनाएं इसमें उपस्थित होती है। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता ये कैरेक्टर। और दूसरा जो इंटरनल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है, यानी जो मेम्ब्रेन से बनने वाली स्ट्रक्चर जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या और भी मेम्ब्रेन से बनने वाली जो स्ट्रक्चर्स है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते हैं। तो हम इस पूरे जो आज हमने टॉपिक देखा है इसको एक बार फिर से थोड़ा सा इसको समराइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी उसके डिफरेंसेस को देखा था। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में जो रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है इनके कंट्रीब्यूशन को डिटेल से देखा। फिर हमने जो कोशिकाओं के शेप और साइज़ है उसको डिटेल से देखा। और उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनके डिफरेंस को समझने की कोशिश की। आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना। आप सभी का धन्यवाद।